हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वॉइड एग्रीमेंट्स को, जिसको लेकर काफी कंफ्यूजन रहती है एस्पिरेंट्स के मन में। और इस वीडियो को ऐसे बनाया गया है कि आप कभी लॉ स्कूल में भी जाएंगे, सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी अपीयर होंगे, तो आपको कोई और बुक या वीडियो रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो दोस्तों, सेक्शन 2G ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। तो वॉइड एग्रीमेंट जो भी होता है उसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कोई राइट वॉयलेट हुआ है या वो एग्रीमेंट आपकी राइट्स के खिलाफ गया है तो आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है कि क्या क्या एग्रीमेंट्स वॉइड माने जाते हैं। तो पहला एग्रीमेंट आया ऑफ विच कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। जब कंसिडरेशन पढ़ाया था तो बताया था कि कंसिडरेशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट भी बताया था तब। फिर भी मैं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको बताता हूँ कि बाय चांस मैंने आपको बोला कि भाई मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा अगर तू जाके सी को मार देता है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है जो मैं, मोटिव है मेरा, अल्टीमेट मोटिव क्या है मेरा, किसी को मरवा देना। तो ऑब्जेक्ट तो अनलॉफुल हुआ। तो ये जो एग्रीमेंट हमारे बीच में है ये इलीगल तो है ही, उसके साथ ही साथ ये वॉइड भी है। इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता अगर मैं आपको 2 लाख रुपए देने से इनकार कर दूं। अब एक और इलस्ट्रेशन समझिए कि मेरे और आपके बीच में, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, जिसमें ए ने बोला कि मैं आपको 3,000 रुपए दूंगा अगर आप मेरे लिए ड्रग्स और मेडिसिन ले आते हैं। तो इस केस में ड्रग्स मतलब वो हीरोइन, कोकेन, नारकोटिक ड्रग्स। तो इस केस में ऑब्जेक्ट क्या है? अनलॉफुल है, क्योंकि खाली मेडिसिन की बात होती तो लॉफुल होता, पर उसके साथ ड्रग्स भी अटैच हो गया है। तो ये एग्रीमेंट अनलॉफुल माना जाएगा, ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है। पर वहीं अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें अनलॉफुल पार्ट को आप लॉफुल पार्ट से अलग कर सकते हैं, अगर एग्रीमेंट ऐसा है जिसमें अनलॉफुल पार्ट को लॉफुल पार्ट से अलग किया जा सकता है, तो वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। जैसे कि अगर इस केस में ये होता कि एग्रीमेंट ए और बी के बीच में ये होता कि भाई मैं, आप मेरे लिए ड्रग्स और मेडिसिन ले आइए, 1,500 रुपए मैं मेडिसिन के लिए दूंगा, 1,500 रुपए ड्रग्स के लिए दूंगा, नार्कोटिक ड्रग्स के लिए दूंगा। और बाद में फिर कोर्ट के सामने ये केस आता कि क्या ये वॉइड है या नहीं। तो कोर्ट कहता कि भाई देखो, जो लॉफुल पार्ट है, जो मेडिसिन मंगवाई है वो तो लॉफुल है, और जो ड्रग्स मंगाए वो अनलॉफुल है। तो इस केस में हम अनलॉफुल पार्ट को लॉफुल से अलग कर सकते हैं, क्योंकि 1,500 रुपए मेडिसिन के लिए देने थे और 1,500 रुपए ड्रग्स के लिए। तो जब हम लॉफुल पार्ट को अनलॉफुल पार्ट से अलग कर सकते हैं, तो जो लॉफुल वाला पार्ट है, जो मेडिसिन वाला पार्ट है, वो तो इन्फोर्सिबल माना जाएगा, पर वो जो ड्रग्स वाला पार्ट है वो वॉइड ही माना जाएगा, बिकॉज इट इज इलीगल एंड इट इज वॉइड। पर लॉफुल वाला पार्ट इन्फोर्सिबल होगा। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टेक्निकल चीजें जो अभी तक शायद आपने नहीं पढ़ी होगी कहीं पे। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, जो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन होता है। सेक्शन 25 कहता है अगर एग्रीमेंट में कंसिडरेशन अटैच नहीं है तो वो भी वॉइड माना जाता है, पर उसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। अगर एग्रीमेंट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन हुआ है और उसमें कंसिडरेशन नहीं है तो भी वो इन्फोर्सिबल है, तो वो वॉइड नहीं माना जाता। या फिर कुछ वॉलंटरीली प्रॉमिसर के लिए प्रॉमिसी ने किया हो तो उस केस में भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। पर अदरवाइज बाकी सारे केसेस में एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड टू बी वॉइड। अगर आपको एक्सेप्शन समझने हैं तो आप कंसिडरेशन वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने एट लेंथ पूरा कंसिडरेशन और उसके एक्सेप्शन समझाए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। आपको शादी में वैसे भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि आधे लोग तो शायद इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि भाई अच्छी बेटी मिलेगी, अच्छी लड़की मिलेगी। तो सेक्शन 26 कहता है कि एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड। तो रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रोक लगाना। वो जनरल भी हो सकता है, वो पार्शियल भी हो सकता है, पर इस केस में माइनर वाला केस इन्वॉल्व नहीं होता। एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ अ मैरिज ऑफ अ माइनर इज वैलिड। पर माइनर के अलावा अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है जो मैरिज के ऊपर रिस्ट्रेंट लगाता है तो वो वॉइड माना जाता है। कैसे कैसे हो सकता है? कि मेरे और आपके बीच में एग्रीमेंट हो कि सुनो भाई, अगर आपने अपने जीवन में कभी भी शादी की तो आप मुझे 2 लाख रुपए देंगे। तो दोस्तों, मैंने आपकी शादी करने की पावर के ऊपर रिस्ट्रेंट लगा दिया, तो ये वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा, इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते आप। वहीं अगर मैं ये क्लॉज लगा देता कि अगर ऐसा एग्रीमेंट होता कि अगर आपने 2 साल के अंदर अंदर, आप 2 साल के अंदर अंदर शादी नहीं करेंगे, अगर आपने 2 साल के अंदर अंदर शादी की तो आप मुझे 2 लाख रुपए देंगे। तो इसमें मैंने क्या किया? रिस्ट्रेंट लगा दिया आपकी शादी करने की पावर के ऊपर विद इन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कि आप 2 साल के अंदर अंदर शादी नहीं कर सकते। तो ये भी वॉइड माना जाएगा। या फिर मैं ये कह दूं कि सुनो, मेरे को एक लड़की पसंद है, आप उस लड़की से शादी नहीं करेंगे, अगर आपने उस लड़की से शादी की, उस पर्टिकुलर लड़की से, तो आप मुझे 2 लाख रुपए देंगे।
तो ये भी रिस्ट्रेंट माना जाएगा। तो ये सारे एग्रीमेंट जिनका मैंने अभी जिक्र किया वो वॉइड ही माने जाएंगे। पर अगर बाय चांस सिचुएशन ये होती कि आपकी मम्मी आपसे एग्रीमेंट करती और कहती कि बेटा सुन, शर्मा जी की जो बेटी है ना वो बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ही आज्ञाकारी लड़की है, तू उसी से ही शादी करेगा, अगर तूने उस लड़की से शादी नहीं की तो तू मुझे 2 लाख रुपए देगा। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है कि भाई उसी लड़की से तू शादी करेगा। तो अगर एक पर्टिकुलर पर्सन से शादी करवाने के लिए एग्रीमेंट किया जाता है तो वो वॉइड नहीं माना जाता, वो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज नहीं माना जाता। ये बात आप याद रखिएगा। अब एक इलस्ट्रेशन देता हूँ कि ये लड़का था जिसका नाम मानिए डी था, एकदम आईआईटी से पास आउट लड़का लग रहा है चश्मे वश्मे लगाकर, और इसके फादर थे ए का बेटा था डी, जो कि लड़का आपको यहाँ पे दिख रहा है एकदम आईआईटीएन लड़का, और ये भाई साहब थे बी की बेटी थी सी। आप इन लड़की से ध्यान हटाइए, वापस आ जाइए, वो समझिए जो मैं समझा रहा हूँ, लड़की की फोटो मत देखिए, जो मैं बता रहा हूँ वो समझिए। तो बी की बेटी थी सी और ए का बेटा था डी। अब ए और जो बी थे, जो दोनों अंकल थे, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ जिसमें ये बोला गया कि भाई बी जो तेरी बेटी है ना वो मेरे बेटे से ही शादी करेगी, अगर वो किसी और से शादी कर लेती है तो तू मुझे 2 लाख रुपए देगा। तो इसमें क्या एग्रीमेंट हुआ है कि भाई जो आपकी बेटी है वो खाली वो मेरे बेटे से ही शादी करेगी। तो इसमें रिस्ट्रेंट नहीं लगाया गया, इसमें बस ये बोला गया कि मेरे बेटे से ही शादी करे वो, अगर नहीं करती तो 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये वॉइड नहीं माना जाएगा। तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जिसमें ये बोला गया कि एक पर्टिकुलर पर्सन से आप शादी करोगे तो वो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज नहीं माना जाएगा। पर अगर ये लगाया जाए कि इतने साल के अंदर अंदर तुम शादी नहीं करोगे, या तुम जीवन भर शादी नहीं करोगे, या फिर तुम इस पर्टिकुलर पर्सन से शादी नहीं करोगे, तो वो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज माना जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड पे, कि अगर आपकी ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए एक एग्रीमेंट के थ्रू। जैसे कि ये भाई साहब थे, बड़े खुश आपको नजर आ रहे हैं भोले से, पर ये भोले हैं नहीं। अब ये भी कुछ बेचते थे, पान बीड़ी या ऐसा कुछ, ये कोका कोला बेचते थे, और ये भाई साहब जो थे ये भी बेचते थे। अब इसने देखा कि देखो मेरा प्रॉफिट बढ़ सकता है अगर ये बंदा जो मेरी लोकेलिटी में बेच रहा है, एक और बंदा पान बीड़ी और ये सब, ये यहाँ से भाग जाएगा, इसको मैं यहाँ से भगा दूं अगर, तो मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर कस्टमर मेरे से फिर खरीदेंगे, इससे नहीं खरीदेंगे। तो अब ये बंदा इनके साथ एग्रीमेंट कर लेता है और बोलता है कि सुन भाई तुम मुझसे 5 लाख रुपए ले, पर एग्रीमेंट की कंडीशन ये है कि तू मेरी वाली जो लोकेलिटी है, जिस गली में मैं दुकान चलाता हूँ, वहां पे दुकान नहीं चलाएगा। तो इसने इनके ट्रेड करने की पावर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, बोला तुम मेरी वाले इलाके में दुकान नहीं खोलेगा, या फिर जब तक मैंने दुकान खोली हुई है अगर 2 साल के लिए मैं काम करूंगा, धंधा करूंगा, तो उस 2 साल के अंदर अंदर तू मेरी लोकेलिटी में काम नहीं करेगा। तो उसके ट्रेड करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब क्या हुआ, एग्रीमेंट तो हो गया और बाद में इन्होंने 5 लाख देने से मना कर दिए भाई साहब जो भोले से नजर आ रहे हैं, और ये बेचारे ने दुकान भी बंद कर दी, इसको लगा 5 लाख रुपए ले लेता हूँ, छोड़ो दुकान। अब बाद में ये कोर्ट जाता है और बोलता है कि मेरे को 5 लाख रुपए दिलवा दो जो इन्होंने एग्रीमेंट में बोला था मुझे देने के लिए। तो कोर्ट बोलेगा नहीं दिलवा सकते, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ है आपके बीच में वो इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड था, तो ये 5 लाख की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के, जैसे कि आपने सुना होगा गुडविल के बारे में। जैसे कि मानिए भाई साहब आपको दिख रहे हैं मूंछों में एकदम, इनकी दुकान बहुत ही बेहतरीन चल रही थी, पान बेचते थे, आपको खुश भी दिख रहे हैं, देखो कितनी खुशी, दांत दिखा रहे हैं सारे अपने, तो इनका पान वान बहुत बेहतरीन तरीके से बिक रहा था। तो ये भाई साहब थे वहीं पे उसी लोकेलिटी में, ये भी पान वान बेचते थे, पर इनकी दुकान से कोई खरीदता नहीं था, क्योंकि मूछे वाले इंसान जो थे सारा बेचे जा रहे थे पान। तो इसको लगा मैं क्या करता हूँ कि इस बंदे की गुडविल बहुत है, समाज में बहुत गुडविल है, कस्टमर बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इन्होंने इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया और इसकी गुडविल खरीद ली। बोला जो आपका नाम है दुकान का वही नाम से दुकान मैं खोलूंगा और आपकी गुडविल को मैं बाय करता हूँ। ठीक है, गुडविल क्या होता है कि जैसे कोई दुकान बहुत अच्छी चलती है, किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, तो आप उसकी गुडविल खरीद लेते हैं, बोलते हैं कि भाई सुन, अब मैंने तेरी गुडविल खरीद ली है, अब तेरे नाम से दुकान मैं चलाऊंगा, प्रॉफिट मेरा होगा, इतने पैसे मैं तुझे दे रहा हूँ उस गुडविल को खरीदने के लिए, पर तू अब ये सिमिलर जो पान की दुकान तू चला रहा था ना यहाँ पे, अब तू ये पान की दुकान नहीं चलाएगा, ये वाला प्रोफेशन मेरी लोकेलिटी में कैरी ऑन नहीं करेगा, तू अब पान नहीं बेचेगा, क्योंकि मैंने तेरी गुडविल खरीद ली है 2 करोड़ रुपए में, अब तेरे नाम से मैं चलाऊंगा ये दुकान, तेरा नाम मैं यूज करूंगा, तेरी गुडविल मैं यूज करूंगा। तो इस केस में ऑल्दो इनकी ट्रेड करने की पावर पे रिस्ट्रेंट लगाया है, आप समझे, आप तो ये बोलेंगे कि सर अभी आपने बात की थी कि नहीं लगा सकते, पर जब गुडविल खरीद लेता है कोई इंसान 2 करोड़ में, जो इसने गुडविल खरीदी है इनके धंधे की, तो उस केस में वो एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में नहीं काउंट होता, वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं माना जाता।
अब इस बंदे को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अब ये पान का जो धंधा ये करते थे इसकी लोकेलिटी में वो नहीं कर सकते, अब इनकी दुकान के नाम से ये बंदा धंधा करेगा और प्रॉफिट कमाएगा मोटा। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये वाली चीज जब गुडविल बेच दी जाती है तो वो वाली चीज इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड काउंट नहीं होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, पार्टनरशिप एक्ट में भी कुछ ऐसे प्रोविजन है, जैसे सेक्शन 11 कहता है कि जब तक अगर जैसे मैं, आप और एक और बंदा था, हम तीनों पार्टनर थे एक धंधे में जिसमें हम टॉयज बेचते थे, खिलौने बेचते थे। तो जब तक वो पार्टनरशिप चल रही है, हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ कि सेक्शन 11 ने कहा कि जब तक वो पार्टनरशिप चल रही है कोई भी बंदा जो हम तीनों में से है वो अपना इंडिपेंडेंट इस चीज का बिजनेस नहीं खोल सकता कि आज हम खिलौने बेच रहे हैं, साथ में मिलकर पार्टनरशिप में एक धंधा किया हुआ है, पर तीसरा जो पार्टनर है वो जाके अपनी भी खिलौने की दुकान खोल ले, तो उसको भी रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं माना जाता। ये बात याद रखिएगा पार्टनरशिप में। या फिर अगर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि अगर बाई चांस जो तीसरा बंदा था, जो तीसरा पार्टनर है, वो इस पार्टनरशिप से अलग होना चाहता है और ये बोल दिया जाए कि वो अब खिलौने का जो धंधा है, खिलौने का जो व्यापार है, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में नहीं करेगा जहां पे हम लोग उस धंधे को करते थे, उस बिजनेस को करते थे, तो ये भी रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में काउंट नहीं होगा। सेक्शन 54 कहता है कि अगर पार्टनर्स के बीच में ऐसा भी एग्रीमेंट होता है कि भाई जब ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, अब जब ये बिजनेस खत्म हो जाएगा और हम तीनों अलग हो जाएंगे, तो हम यही जो सिमिलर फॉर्म ऑफ ट्रेड था, जो धंधा या बिजनेस हम करते थे, अब हम तीनों इस पर्टिकुलर लोकेलिटी में सेम चीज का बिजनेस नहीं करेंगे जब हम तीनों अलग हो जाते हैं उसके बाद भी। तो ये तीनों चीजें भी एज पर द पार्टनरशिप एक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं मानी जाती, ये एग्रीमेंट्स वैलिड माने जाते हैं, वॉइड नहीं माने जाते। वहीं हम ट्रेड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जैसे कि मैं, आप और 4-5 लोग थे, हम लोग मिठाई की दुकान थी हमारी और काजू की जो बर्फी थी, हमने डिसाइड किया कि हम 1000 रुपये किलो पे ही बेचेंगे सब, जिससे कि किसी का भी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम ना हो, क्योंकि एक लोकेलिटी में 4 ही दुकानें, तो कस्टमर किसी ना किसी से खरीदेगा ही और 1000 रुपये पे ही खरीदनी पड़ेगी। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं, अगर हम कोई ऐसा ट्रेड कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ऐसा कोई मोनोपोली बनाते हैं ऐसे टाइप की, जिससे कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो फिक्स हो जाए एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में या एक पर्टिकुलर एरिया में, तो ये भी दोस्तों इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं माना जाता। ये बात आप याद रखिएगा, एक्सेप्शन है इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का। अब बात करते हैं रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। दो केसेस समझिएगा कि मेरे और आपके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और हमने ये डिसाइड किया दोनों ने मिलके कि सुनो यार, ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, अगर इसमें कोई डिस्प्यूट अराइज होता है ना, तो खाली दिल्ली वाली जो कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट ही इसको एंटरटेन करेगी, दिल्ली कोर्ट के पास इसका जुरिस्डिक्शन होगा, तो ये वैलिड है, ये रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं माना जाएगा। पर अगर एग्रीमेंट ऐसा हो कि देखो हमारे बीच में अगर कोई विवाद उठा भी, तो कोई भी कोर्ट के पास जाने की इजाजत हमें नहीं होगी, डिस्प्यूट हम आपस में मिलके ही सॉल्व करेंगे, किसी भी कोर्ट में हम नहीं जा पाएंगे, किसी भी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होगी, ना ही कोई आर्बिट्रेशन के लिए जो कोर्ट्स होती है उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन होगी। तो दोस्तों ये रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स में काउंट होगा, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, इसमें ये बोल दिया गया कि कोई भी कोर्ट के पास आप जा ही नहीं सकते अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ। पर पहले वाले केस में क्या था कि आप खाली दिल्ली वाले कोर्ट में जाएंगे, तो एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन ऑन लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं लगाई गई थी, तो वो वैलिड है, पर ये वाला केस में ये इनवैलिड है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक लिमिटेशन पीरियड होता है, जैसे कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो लिमिटेशन पीरियड होता है 3 साल का। आपके और मेरे बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है अगर कॉन्ट्रैक्ट को लेके, तो जिस दिन डिस्प्यूट हुआ उससे 3 साल तक मैं या आप कोर्ट में जा सकते हैं और डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं 3 साल तक खाली। अगर 3 साल के बाद जाएंगे तो कोर्ट भी कोई डैमेजेस नहीं देगा। पर अगर हमारे बीच में ये डिसाइड होता है एग्रीमेंट में कि सुनो लिमिटेशन पीरियड खाली 2 साल होगा, जबकि लॉ कहता है 3 साल, पर हम दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि लिमिटेशन पीरियड खाली 2 साल होगा, 2 साल के अंदर ही आप उस विवाद को सुलझवा सकते हैं कोर्ट के थ्रू, तो इस केस में भी ये चीज वॉइड मानी जाएगी, क्योंकि कानून क्या कहता है, कानून तो लिमिटेशन पीरियड 3 साल का रखता है, हमने उसे रिड्यूस करके 2 साल कर दिया है, तो ये भी वॉइड माना जाएगा, ये भी रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स माना जाएगा। पर इसका एक एक्सेप्शन है, अगर मैं और आप ये डिसाइड करते हैं कि इस हमारे बीच में कोई विवाद अगर होगा तो आर्बिट्रेशन की जो कोर्ट है उसके पास ये पावर होगी उस पर्टिकुलर सूट को डिसाइड करने की, तो ये इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं माना जाएगा, क्योंकि आर्बिट्रेशन कोर्ट है तो एक कोर्ट ही, आपके ऊपर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई गई कोर्ट अप्रोच करने से, तो वो केस भी इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स में काउंट
नहीं होगा, ये बात आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था एट लेंथ वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में सारी चीजें जो मैंने आपको बताई। और एक और चीज सॉरी जो रह गई है वो है अनसर्टेन एग्रीमेंट्स को लेके। अगर बाय चांस मेरे और आपके बीच में ये एग्रीमेंट हो कि आपका तेल का काम था, बहुत अलग अलग तरीके के तेल बेचते थे, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, मैंने आपको ऑफर दिया कि भाई मैं आपसे तेल खरीदना चाहता हूँ और उसके बदले में आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि कौन सा तेल चाहिए, कि गोले का चाहिए, ऑलिव ऑयल चाहिए, क्या तेल चाहिए, मैंने बोला बस तेल चाहिए, 1 लाख रुपए मैं आपको दूंगा। आपने मुझे गोले का तेल पहुंचा दिया, जबकि जो मुझे चाहिए था वो चाहिए था ऑलिव ऑयल। तो इस केस में क्या हुआ, ये अनसर्टेन एग्रीमेंट है, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं थी, क्योंकि इसमें मैंने ये ऑफर नहीं दिया कि मुझे खाली ऑलिव ऑयल ही चाहिए, मैंने बोला कोई भी तेल। तो ये अनसर्टेन हो गया, तो ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। पर केस अगर ये होता कि खाली आप जो तेल बेचते थे वो ऑलिव ऑयल ही बेचते थे, आप ऑलिव ऑयल के अलावा कोई तेल बेचते ही नहीं थे, और मैंने आपको बोला कि मेरे को आपसे तेल खरीदना है 1 लाख रुपए का, आपने एक्सेप्ट कर लिया और तेल भिजवा दिया, तो इस केस में ये एग्रीमेंट अनसर्टेन नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप तो खाली एक ही पर्टिकुलर तेल को बेचते थे, तो अनसर्टेनिटी तो कोई रह ही नहीं गई, ये सर्टेनिटी में काउंट होगा और इस केस में वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। या फिर अगर मैं ये एग्रीमेंट करूं कि आज तो मैं आपसे 1 लाख रुपए का एक घोड़ा खरीद रहा हूं, पर अगर ये घोड़ा मेरे लिए लकी रहा तो मैं आपको 10,000 रुपए और दूंगा, तो अब ये लकी रहना या अनलकी रहना कौन डिसाइड करेगा, बहुत ही अनसर्टेन और वेग टर्म है। तो इस केस में भी ये जो दूसरी बात मैंने बोली है कि आपको 10,000 रुपए और दूंगा, तो ये वॉइड मानी जाएगी, क्योंकि ये अनसर्टेन टर्म है, ये अनसर्टेन एग्रीमेंट है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो ऑन वॉइड एग्रीमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें वीडियो को, चैनल को शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस कंटेंट को बनाने में और आप तक पहुंचाने में और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। थैंक यू सो मच।